किसी के मन की बात जान लेना सोचकर ही कितना कमाल का लगता है ना। अक्सर लगता है जैसे ये कोई जादुई शक्ति है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जादू नहीं बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जिसके राज हजारों साल पहले ही आचार्य चाणक्य जैसे ज्ञानी हमें बता चुके हैं। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के जरिए इस कला के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में किसी का मन पढ़ा जा सकता है? और इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, ये कोई चमत्कार तो नहीं है, लेकिन सही तरीके से देखने, सुनने और महसूस करने की कला से ये बिल्कुल मुमकिन है। और चाणक्य ने भी तो यही कहा था कि मन को पढ़ना कोई जादू टोना नहीं, ये एक कला है। और अच्छी बात यह है कि हर कला की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। इस कला को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी के जरिए है। तो आइए सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी आंखें तो नहीं थीं, लेकिन उसकी नज़र शायद हम सबसे ज़्यादा पैनी थी। ये कहानी अपने आप में ऑब्जर्वेशन की एक मास्टर क्लास है। तो एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक नेत्रहीन व्यक्ति रहता था। दुनिया उसे देख नहीं सकती थी, पर रमेश पूरी दुनिया को सुन सकता था। आवाज़ों को पकड़ना और लोगों के बर्ताव को भांपने की उसकी जो काबिलियत थी वो कमाल की थी। वो सच को देखता नहीं था, वो उसे महसूस कर लेता था। तो हुआ ये कि एक दिन उसकी शोहरत सुनकर एक शाही सिपाही उसका इम्तिहान लेने आ पहुंचा। उसने रमेश के सामने 3 पहेलियां रखीं, 3 ऐसे सवाल जिनके जवाबों ने ये साबित कर दिया कि असली नज़र आंखों में नहीं, समझ में होती है। सिपाही ने पास के जंगल में एक जानवर के बारे में पूछा। रमेश ने कुछ पल के लिए बस ध्यान से सुना और फिर कहा, वो एक गर्भवती सूअर है। सिपाही तो हैरान रह गया। रमेश ने समझाया, उसके कदमों की आवाज़ भारी और धीमी है और एक शाही सिपाही को किसी गर्भवती मादा का शिकार करना शोभा नहीं देता। सोचिए, सिर्फ आवाज़ में कितनी सारी जानकारी छिपी हुई थी। दूसरी परीक्षा और भी मुश्किल थी। सिपाही ने अपनी पत्नी की वफादारी पर शक जाहिर किया। रमेश ने उसकी पत्नी को बुलवाया और कहा कि सच जानने के लिए उसे छूना होगा। बस इतना सुनना था कि वो महिला तो आग बबूला हो गई और रमेश पर हमला ही कर दिया। तब रमेश ने बड़े आराम से सिपाही को बताया, एक वफादार स्त्री सिर्फ छूने से मना करती। इतना गुस्सा हो जाना ये बताता है कि मन में चोर है। और आखिरी सवाल खुद उस सिपाही के बारे में था। रमेश ने कहा, तुम अपने पिता के ही बेटे हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश पर एक कंजूस जमींदार का असर है। अब ये कैसे पता चला? सिंपल, इतनी मदद के बाद भी सिपाही ने इनाम में एक सिक्का तक देने की नहीं सोची। बस उसका यही बर्ताव उसकी परवरिश की पूरी कहानी कह गया। सिपाही के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हम सबकी तरह उसके मन में भी तो यही सवाल था, भाई बिना देखे कोई ये सब कैसे जान सकता है? और इसका जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन के कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सूत्रों में छिपा है। और यहीं से शुरुआत होती है चाणक्य के उन 7 सूत्रों की, जो ऑब्जर्वेशन की इस कला के पीछे का विज्ञान समझाते हैं। ये वही सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल रमेश जाने अनजाने में कर रहा था। जी हाँ, कुल 7 सूत्र। ये वो 7 कदम हैं जो किसी को भी दूसरों को बेहतर ढंग से समझने की ताकत दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला सूत्र है आंखों और चेहरे के भावों को पढ़ना। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं। शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें और चेहरे पर एक पल के लिए आकर चले जाने वाले वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, वो अक्सर सच बता देते हैं। इसे ऐसे समझिए, कोई बात करते हुए लगातार नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं एक सीधी और कॉन्फिडेंट नजर मजबूत इरादे दिखाती है। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जबकि झूठी मुस्कान सिर्फ होठों पर ही सिमट कर रह जाती है। ये छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। दूसरा सूत्र, सामने वाले को बोलने का मौका दे। अक्सर लोग ये जानने में इतने बेचैन रहते हैं कि वो सुनना ही भूल जाते हैं। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनका लहजा, बातों के बीच का ठहराव और वो कौन से शब्द हैं जिन्हें वो बार बार दोहरा रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिए। असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। जैसे अगर कोई हिचकिचाते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, तो इसका मतलब है कि शायद कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब बात क्या कही जा रही है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि बात कैसे कही जा रही है। यही तो है सुनने की असली कला। तीसरा सूत्र, और ये सबसे जरूरी है, अपने मन को शांत रखना। दूसरों के मन को पढ़ने से पहले अपना मन शांत होना चाहिए। सोचिए,
एक शांत झील में ही तो एकदम साफ परछाई दिखती है ना? अगर हमारे अपने ही मन में विचारों का तूफान चल रहा है, तो हम दूसरों की भावनाओं की महीन लहरों को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रोज बस 10 से 15 मिनट का ध्यान बहुत है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाना और मन में आ रहे विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, उनमें उलझना नहीं। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और हमारी ऑब्जर्वेशन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। चौथा सूत्र है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को समझना। जब जुबान खामोश होती है ना, तब शरीर बात करता है। किसी के खड़े होने का तरीका, हाथों की हरकतें, बैठने का अंदाज, ये सब एक खुली चिट्ठी की तरह होते हैं जो उनके मन का हाल बता देते हैं। जैसे कोई हाथ बांधकर बात कर रहा है, तो हो सकता है वो अपनी बात को लेकर थोड़ा डिफेंसिव हो। कोई आपकी तरफ झुककर सुन रहा है, इसका मतलब है कि वो आपकी बात में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। ये शारीरिक संकेत कभी-कभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब आते हैं आखिरी 3 सूत्रों पर जो इस कला को पूरा करते हैं। 5वां, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, मतलब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए। 6, गहरे सवाल पूछें, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो। और 7वां, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, धैर्य के साथ अभ्यास करते रहिए। ये कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ये एक साधना है। तो देखिए, बात सिर्फ देखने या सुनने की नहीं है। असली बात है उस ऑब्जर्वेशन को एक गहरी समझ में बदलने की। और इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है अभ्यास और धैर्य की। ये कला कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लगातार अभ्यास, सब्र और दूसरों को सच में समझने की एक ईमानदार कोशिश का नतीजा है। हर बातचीत, हर मुलाकात हमारे लिए सीखने का एक मौका बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मन कैसे पढ़े। असली सवाल तो ये है कि जब हम सच में देखना, सुनना और महसूस करना शुरू करेंगे, तो हमें क्या-क्या दिखाई देगा। शायद एक पूरी नई दुनिया जो अब तक हमारी नजरों से ओझल थी।